हाँ जी 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन भाई। क्या चल रहा है फिर? चलते चलते कहाँ तक पहुँच गए? मोशन इन अ प्लेन में थे हम लोग। करते करते बेटा वेक्टर्स ने काफ़ी टाइम खाया, दिमाग भी खाया। फिर उसके बाद था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़िया था, उसके क्वेश्चन वोशन चलो इंटरेस्टिंग भी थे, हुए भी, काफ़ी कुछ किया। अब यार मोशन इन अ प्लेन की लास्ट स्टेज और पूरी काइनेमेटिक्स जो अपना चैप्टर चल रहा था उसकी भी लास्ट स्टेज यानी सर्कुलर मोशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। मोशन इन ए प्लेन का लास्ट पार्ट, काइनेमेटिक्स का लास्ट पार्ट, इसलिए क्योंकि काइनेमेटिक्स के दो पार्ट थे अपने पास, एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक मोशन इन अ प्लेन। अभी मोशन इन अ प्लेन का लास्ट पार्ट, तो ओवरऑल पूरी काइनेमेटिक्स का भी क्या हो गया, लास्ट पार्ट हो गया। 2 दिन इसकी थ्योरी वगैरह के लगेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स के। सो होपफुली पिछला काम क्लियर है, न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। लॉकडाउन का पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर नहीं है होपफुली, कि हाँ काम तो हम पूरा अपना कर ही रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटे छोटी क्लास में 9th 9th तक तो आप कौन सा पढ़ते हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ते हो। यहाँ पे यूनिफॉर्म के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे। फिलहाल सर्कुलर मोशन सिंपल वही पता ही होगा। अगर कोई किसी चीज के चक्कर लगा रहा है, चक्कर क्या कर रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, रिपीट करे जा रहा है मोशन को, तो उसको कह देते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, अच्छा रिपीट करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर शेप में मूव कर रहा है, यानी सर्कल में, तो मोशन कैसा हो गया जी? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कुछ बेटा बेसिक नई टर्म्स आ रही हैं। पहले तो उन बेसिक टर्म्स को ही क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मान लो ये बेटा कोई भी सर्कुलर पाथ है जिसपे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या करेगा। ओके, फर्स्ट थिंग इसका कुछ ना कुछ सेंटर मानना पड़ेगा, और इस सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ, देखो रेडियस भी हो गई। अब रेडियस होगा, उसको आर से नोट करते हैं, कैपिटल आर से भी कर सकते हैं, स्मॉल आर से भी कर सकते हैं। हमने किससे किया? स्मॉल आर से किया। अब ये बेटा सर्कुलर पाथ में है, तो अब मोशन में है, तो फिर वही बात, स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा। स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आएगी। अब पहली बात तो ये सुन लो, अगर सर्कुलर मोशन हो गया, अभी वैसे हम थोड़ी देर में इसको कैटेगराइज करेंगे और कहेंगे कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब यहां पर बेटा अगर मैं वर्ड यूज करता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या वर्ड यूज करते हैं अगर हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा यहां पर फिर यूनिफॉर्म में आपने वो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन नहीं लगानी। यूनिफॉर्म मोशन और चीज है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और चीज है। यूनिफॉर्म मोशन तो ये है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं है, इसलिए सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी सर्कुलर मोशन के 2 टाइप हैं, ये लिखा है मैंने सर्कुलर मोशन। इसको यार मैं 2 कैटेगरी में बांटूंगा थोड़ी देर बाद। एक को मैं कहूंगा, मान लो मैंने बोला ये सर्कुलर मोशन है, अभी छोटी मोटी यार और टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करनी है, यहां पे आएंगे। इसको मैंने बोला 2 पार्ट में बांटते हैं यार। एक जिसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरे को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म तो एक तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो
पहले इसकी बेसिक बात बताते हैं। सर्कुलर मोशन बोल दिया तो पहली बात तो वो ओवरऑल मोशन की कैटेगरी के हिसाब से देखो, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अब ये मत देखो कि ये इसके दो पार्ट है, पहले तो इसको भूल जाओ। जब बोल दिया सर्कुलर मोशन तो पुरानी डेफिनेशन जो कहती थी यूनिफॉर्म मोशन की, उसके हिसाब से तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि बेटा सर्कुलर मोशन में हर पल डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो समझ लो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज वेलोसिटी इन्वॉल्व्स बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर पार्टिकल की डायरेक्शन इधर है, देखो डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में फिर कैसे लेते हैं, टेंजेंशियली लेते हैं। अगर वो यहां पहुंच जाएगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी जी, ओके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन पलट ही गई थी कि यहां जा रहा था, अब उल्टा हो गया। और यहां पर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन तो हर पल चेंज हो रही है। डायरेक्शन हर पल चेंज होने का मतलब वेलोसिटी हर पल चेंज हो रही है। वेलोसिटी हर पल चेंज होने का मतलब ओवरऑल मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। फिर भी सर्कुलर मोशन का अगर डायरेक्शन तो चेंज होगी यार, अब सर्कुलर मोशन डायरेक्शन तो चेंज होनी है, फिर भी अगर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और अगर घूमते घूमते स्पीड भी चेंज हो रही है, यानी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन के दो टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोल सकते, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो वैसे नहीं हो सकती। इफ इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर सर्कुलर पाथ में घूमते वक्त स्पीड में भी चेंज आ रहा है, देख डायरेक्शन में तो आएगा ही आएगा, बार बार बोल रहा हूं, अगर स्पीड में भी चेंज आ रहा है यानी कि स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड नॉट कांस्टेंट, मतलब वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग मोड में है। स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो किस कैटेगरी में चले गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में चले गया। उस पर दोबारा आते हैं। मोटे तौर पर आपको सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पता होना चाहिए। उसमें कुछ बातें और भी बताएंगे, पहले वैसे कुछ और बातें कर लें बेसिक सी। तो बेटा अगर मैंने बोल दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मतलब स्पीड क्या रखनी है हमने, इसकी कांस्टेंट रखनी है। स्पीड क्या रखनी है भाई, इसकी कांस्टेंट रखनी है। तो अगर हमने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मतलब इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ओके चलो समझ गए होगे अब तक। तो ये मूव कर रहे हैं यार, जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा ना तो कुछ नई बातें आएंगी बच्चे, सम न्यू टर्म्स। एक तो घूमते घूमते मान लो वो यहीं से, ये पी है, पी से कहां पहुंच गया, क्यू ही पहुंच गया। अब बच्चे जब वो पी से क्यू पहुंचा तो उसने ये जो डिस्टेंस है ये तो कवर किया ही किया, एक्स डिस्टेंस हो गया इसका, लेकिन उसने जो एंगल कवर किया ना, एंगल, उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक डायरेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैंने यहां पर थीटा बहुत बड़ा शो कर दिया। अगर एक छोटा सा पोर्शन ले लूं, यहां से यहीं तक गया होता,
तो इसको मैं डी थीटा लिखता, डी थीटा, पता है आपको डी थीटा मतलब छोटा सा एंगल, जिसके साथ भी डी लग गया ना, डी, तो उसका मतलब क्या हो जाता है भाई, बहुत बार बता दिया, वेरी 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 स्मॉल। dx का मतलब वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस, डी थीटा मतलब वेरी 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 स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ नई टर्म्स आएंगी जी, एक तो आ जाएगी यहां पर थीटा, अगर बहुत छोटा लिया होगा तो डी थीटा। अच्छा x या dx वो तो पता ही आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम x से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, तो एक नई टर्म जो हम कह रहे हैं आई, वो आगे थीटा या डी थीटा, मौके की बात है मैं कभी थीटा लगा दूंगा कभी डी थीटा लगा दूंगा, तो या थीटा या डी थीटा। तो यार जो थीटा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा हमने पहले छोटी क्लासेस में एक वो सेक्टर फार्मूला वगैरह पढ़ते होते थे, अगर ये थीटा है, ये रेडियस है और ये एक्स है, तो इनके बीच में रिलेशन होती थी थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब काम आएंगे भाई, अब याद रखना थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर, या यहां से एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगी, आर थीटा, याद रखना जी इसको। तो एक थीटा नई टर्म क्या आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी तक की नई टर्म हमारे पास क्या आई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिनोटेड बाय थीटा। अच्छा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसकी यूनिट क्या चलनी है, रेडियन। आपको बताया हुआ है कि जो एंगल होता है, एंगल, एंगल की एसआई यूनिट है रेडियन, तो इसकी भी एसआई यूनिट रेडियन ही लगेगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एसआई यूनिट इसकी क्या लगेगी, रेडियन लगेगी। भाई याद रखना, नई चीजें हैं, नई चीजें हैं, नई चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको किससे नोट करेंगे, रेडियन से। ओके जी, उम्मीद है क्लियर। अब बेटा घूम रहा है तो इसके पास स्पीड है, डायरेक्शन निकाल दे तो स्पीड बोलते हैं, वे डायरेक्शन बोलो तो वेलोसिटी। अब मुंह से बार बार वेलोसिटी निकलेगा, वो अंडरस्टूड है। अब यहां पर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं और मुंह से वेलोसिटी वर्ड निकलता है तो स्पीड समझ जाना, या स्पीड बोलो तो स्पीड है ही है। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो वो आएगी। डिस्टेंस कवर होता है तो स्पीड आती है, एंगल कवर होता है तो एंगुलर स्पीड आती है। डिस्टेंस पे क्या आएगी, स्पीड। डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते थे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। अब इसके हिसाब से बेटा जी, अगर मैं dx बाई dt कर देता था तो क्या देता था, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, स्पीड। ओके, व्हाट इज स्पीड या वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं थीटा का रेट ले लेता हूं डी थीटा बाई डी टी, तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ कवरिंग एंगल, रेट ऑफ कवरिंग एंगल यानी रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या कह देंगे, इट विल बी टर्म्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसको यार बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको डिनोट करते हैं एक सिंबल से, ओमेगा से। अगली नई टर्म यार डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आ गई थी, ये पहली नई टर्म थी। अब नेक्स्ट नई टर्म क्या आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, ओमेगा से। यार जैसे वेलोसिटी होती है वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, एंगुलर वेलोसिटी होगी d थीटा बाय dt। तो यार अगली बात, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूनिट इसकी रेडियन पर सेकेंड। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, एंगल की रेडियन है भाई, तो इसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, यूनिट इसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो अगली बात ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, उससे पहले थीटा,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगली बात सुनना, अगर घूमते वक्त स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी, जिस स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर एक्स कांस्टेंट है पर यूनिट टाइम, तो थीटा भी पर यूनिट टाइम क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि आर क्या आपका कांस्टेंट है। तो अगर बेटा उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। मगर अगर घूमते वक्त स्पीड में भी इंक्रीज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि घूमते वक्त अगर तो स्पीड कांस्टेंट रहे तो ठीक है, थीटा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। लेकिन अगर स्पीड में रोटेट होते वक्त चेंज आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो मतलब वहां एक्सेलरेशन है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है। तो जब भाई एक्सेलरेशन भी हो जाएगी तो एक नई टर्म आएगी एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर वो चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ सर्कुलर मोशन में कवर चल रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आई। अगर वो चल रहा है तो वेलोसिटी आती है, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी आती है। अगर वो चल रहा है और उसकी स्पीड कम और ज्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट आएगा। एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट आएगा। तो अगली बात एंगुलर एक्सेलरेशन, अगली बात एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके जी, एंगुलर वेलोसिटी और उसके बाद क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। यार वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी डिवाइडेड बाई डी टी। अब अगर मैं v की डिफरेंशिएशन करता हूं, v वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आती है, और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर दूं ओमेगा की, तो क्या आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या दिक्कत है, अगर मैं dv बाई dt करता हूं तो a आ रहा है, और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर देता हूं d ओमेगा बाई dt, तो ये क्या आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, अल्फा। तो अगली बात आ गई, एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा था रेडियन पर सेकेंड, वेलोसिटी जो है रेडियन पर सेकंड, नीचे टाइम आ गया, तो ओवरऑल क्या बन जाएगी, रेडियन पर सेकंड के नीचे सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, ये बन जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो तीन बातें आई भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, थीटा की एक्स के साथ रिलेशन है, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। ऐसे ओमेगा की v के साथ भी रिलेशन होनी चाहिए, ओमेगा की किसके साथ रिलेशन होनी चाहिए, v के साथ भी रिलेशन होनी चाहिए। जैसे इसकी x इक्वल टू आर थीटा है, अब क्या करो, x इक्वल टू आर थीटा लेकर डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो अपने पास x इक्वल टू क्या था, r इंटू थीटा था। इसको मैंने लिखा dx बाई dt, r कांस्टेंट है, इसको लिखा d थीटा बाई dt। dx बाई dt होता है वेलोसिटी v, r ऐसे रहेगा, और d थीटा बाई dt होता है ओमेगा, बन जाएगा v इक्वल टू ओमेगा r। ये इनके बीच में रिलेशन हो गई यार, ये x और थीटा। बात समझो, एक लीनियर मोशन वाली चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक सर्कुलर मोशन वाली है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इनमें आपस में रिलेशन होनी चाहिए ना। अब x और थीटा में रिलेशन आ गई, v और ओमेगा में भी रिलेशन होनी चाहिए। v और ओमेगा की रिलेशन, v इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आर आ गया। ठीक है जी,
तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये अगली रिलेशन है। अब उससे अगली भी होगी फिर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में भी रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में भी क्या होगी, रिलेशन होगी, वो यहां से बन जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये बनेगा dv बाई डी टी इक्वल टू आर, तो कांस्टेंट है, और ओमेगा क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। यहां से चेक करोगे dv बाई डी टी ए हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाएगा, और रिलेशन हो जाएगी अल्फा इंटू आर हो जाएगी। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इंटू आर, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो वी ओमेगा आर, ओमेगा आ गया, ए आ गया, जो भी है तुम्हारे सामने, कई बातें खैर निकल कर आ गया आपके पास। तो बेटा ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में कुछ नई चीजें आनी थी, तीन चीजें तो आ गई। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो होपफुली ये हो गया हमसे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसी में एक दो बातें और सुनो यार। सर्कुलर मोशन ऐसी थोड़ी हो जाएगा। सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, सर्कुलर मोशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। सर्कुलर मोशन करवाने के लिए ऑब्जेक्ट पे निरंतर कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए, तभी वो घूम रहा है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नली, मैंने बोला था सर्कुलर मोशन को भले ही वो यूनिफॉर्म वाला हो, नॉन यूनिफॉर्म वाला हो, अल्टीमेटली तो ये एक्सीलरेटेड मोशन ही है, क्योंकि इसको घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा है भाई। तो अगर सर्कुलर मोशन बेटा हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं सर्कुलर मोशन हो सकता। जब तक कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाएगा तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। मान लो आपको एक ट्रैक दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई ट्रैक पे तुमने क्या करना है, साइकिल चलानी है यार। एक सर्कुलर ट्रैक दे दिया और सर्कुलर ट्रैक पे क्या चलानी है, साइकिल चलानी है। अब यार सर्कुलर ट्रैक पे अगर साइकिल चलानी है ना, सर्कुलर पाथ पे, तो आपको कंटिन्यूसली आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन कंटिन्यूसली आपको साइकिल का हैंडल धीरे 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 जैसे 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 ट्रैक मुड़ता जाएगा आपको वो मोड़ना पड़ेगा। हाथ छोड़ के चलाओगे तो ट्रैक पे चल ही नहीं पाओगे, ट्रैक से बाहर हो जाओगे। मोटरसाइकिल चलानी हो, कार चलानी हो, अगर सर्कुलर ट्रैक है तो आपको स्टीयरिंग पे, हैंडल पे हाथ रखना ही पड़ेगा और वो कंटिन्यूसली धीरे 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 मूव होगा, तब सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अब आप उस पे जब तक यार धीरे 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 फोर्स नहीं लगाओगे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यार एक रस्सी में पत्थर बांध दो और उसको घुमाओ। जब आप उसको घुमा रहे होगे तो घुमाते 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 जब तक आपका हाथ चलता रहेगा तब तक ही वो सर्कुलर पाथ में रहेगा। जहां आपका हाथ चलना बंद हो गया वहीं पर सर्कुलर मोशन भी बंद हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने, जब तक तुम्हारा हाथ चलता रहेगा तब तक सर्कुलर मोशन होता रहेगा। जैसे जब तक बसंती के पांव चलते रहेंगे तब तक बीरू की जान बनी रहेगी। शोले देखी होगी आपने, तो ये शोले का डायलॉग है। वो कहता है बसंती जब तक, गब्बर कहता है बसंती जब तक तेरे पांव चलते रहेंगे तब तक बीरू की सांसें चलती रहेंगी। तो वही पॉइंट है कि जब तक तुम्हारा हाथ चलता रहेगा तब तक सर्कुलर मोशन होता रहेगा। तो सर्कुलर मोशन करवाने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल
नहीं है तो सर्कुलर मोशन हो रहा है अगर, तो ये इधर जा रहा था, अब इसको मोड़ा ना किसी ने, अपने आप नहीं मुड़ गया, इसको कोई ना कोई मोड़ रहा है। अब जो मोड़ रहा है ना बेटा, वो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इधर जा रहा था, ये मुड़ गया, दैट मीन्स इसको किसी ने मोड़ा है, ऐसे नहीं मुड़ गया ये, इस पे क्या लग रहा है, अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर। अच्छा, अब यहां पे जा रहा है तो फिर इसको कोई ना कोई मोड़ रहा है, जब यहां जा रहा है फिर से कोई ना कोई मोड़ रहा है, यहां जा रहा है फिर से कोई ना कोई मोड़ रहा है, भाई कोई ना कोई मोड़े जा रहा है। अब वो जो मोड़ने वाला फोर्स है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक नई चीज लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस डायग्राम में नहीं बनाते, दोबारा बना देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जी सर्कुलर पाथ था आपका, ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये इसकी वेलोसिटी थी, ऐसे करके हर पल वेलोसिटी हम दो चार जगह पे चलो बना देते होते हैं। तो मैंने बोला था ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, लेकिन हर पल मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है। इसका मतलब इसको कोई ना कोई मोड़ रहा है, मोड़ रहा है, मोड़ रहा है। कौन मोड़ रहा है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ये यहां पर था तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, तभी ये खुद भी चल रहा है ना। तो एकदम अगर तो रुका हुआ होता, अगर ये रेस्ट पे होता तो सीधा आ जाता है ऐसे ही, लेकिन ये खुद इधर जा रहा था, फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ओवरऑल इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, चेंज होते 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 ये ऐसे हो गया। अब फोर्स अगर इसको इधर ही खींचता रहेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होता। फोर्स भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जो फोर्स है वो भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब ये यहां पर है तो फोर्स की डायरेक्शन देखो इधर है, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो उस वक्त फोर्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ कर चुका होगा। जब ये यहां पर था इस दौरान, तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा ये रही होगी, ये वाली, जब ये यहां पर था। ओके, मैंने तो सीधा यहां का पॉइंट दिखा दिया। तो बेटा जैसे जैसे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, फोर्स भी अपनी चेंज करे जा रहा है। इस फोर्स की खास बात जो है वो ये, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब इस फोर्स को कहते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट फोर्स which is responsible for, that force which is responsible for the circular motion of a particle। अच्छा देखो, चाहे वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वाला हो, नॉन यूनिफॉर्म वाला हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना ही लगना है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन ही पॉसिबल नहीं है ना। तो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? हमेशा टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। इसकी एक्सप्रेशन बाद में चलकर आएगी, अभी फिलहाल इसकी एक्सप्रेशन डायरेक्ट बता रहा हूं, याद कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगली बात एक छोटी सी और, कि भाई जब फोर्स होगा तो उसके कारण एक्सेलरेशन भी लगेगी। फोर्स होगा तो उसके कारण एक्सेलरेशन भी लगेगी। तो जो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रही है ऑब्जेक्ट पर, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन लग रही है ऑब्जेक्ट पे, दैट विल बी टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यार अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन मास होता है। इस हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास। अब यहां से
फोर्स क्या था, mv²/r, नीचे m है, m से m कट जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी जी v² डिवाइडेड बाय r। तो बात निकल कर ये आती है कि हमारे पास 5 न्यू टर्म्स आती हैं अभी तक। कितनी न्यू टर्म्स आ गई, 5। कौन कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी v²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सब चीजें याद रखनी है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होती है, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो किधर लगते हैं यार, टुवर्ड्स द सेंटर लगते हैं। अब फिर से वो जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब उसकी एक बार बात फिर से करते हैं जी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे दोबारा आते हैं। हमने बोला था कि जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो 2 कैटेगरी में बांटेंगे। कौन कौन सी में, एक को हमने बोला यूनिफॉर्म, कौन सा वाला जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। दूसरा जिसको हमने बोला नॉन यूनिफॉर्म, ओके। अब भैया पहली बात हमने बोला है, अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है, अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो वो यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड चेंज हो रही है, इसमें स्पीड कांस्टेंट। अच्छा, डायरेक्शन तो दोनों में चेंज है, अब वो बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि डायरेक्शन तो दोनों में चेंज हो ही रही है, ओके जी। अगली बात यार, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्रीपिटल फोर्स तो दोनों में होगा ना, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के मोशन हो ही नहीं सकता सर्कुलर वाला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे भी लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स यहां भी होगा, दोनों के पास सेंट्रीपिटल फोर्स तो अब लगेगा ही लगेगा ना। तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं है, ओके। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगी। तो यार यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो देखो लगनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगी ही लगेगी, बस यहां फर्क है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अब अगली बात कि फर्क कहां है फिर दोनों में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिर फर्क कहां है बेटा, फर्क है एक और एक्सेलरेशन लगे अगर, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है ना, यह सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कभी भी स्पीड नहीं बढ़ा सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी, पॉइंट सुनना एक ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके कारण
उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। आपने पीछे वेक्टर्स पढ़ा, वेक्टर्स में ना आपने पढ़ा एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा। यहां पे एक पॉइंट लेकर आ रहा हूं, आगे काम आएगा। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा तो डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल में जहां मर्जी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में, जो मर्जी किताब पढ़ लो, जब भैया वो डॉट प्रोडक्ट बताएगा तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहला एग्जाम्पल वर्क डन का बताएगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, एफ डॉट आर पढ़ा तुमने डॉट प्रोडक्ट में। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, तो मैं इसको एफ डॉट आर नीचे इसको टी से डिवाइड कर देता हूं और टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। टी वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, इससे इसकी पूरी कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और दूसरा मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, उससे इसकी वैल्यू वगैरह को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, मैंने टी से डिवाइड कर दिया, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से ध्यान से सुनना हमारी बात को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे के लिए बता रहे हैं आपको। ये चीज क्या हो गई, ये होगी वेलोसिटी। ये टाइम अलग है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वो अलग पड़ा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में ही है। एफ डॉट वी भी लिख सकते हैं, एफ डॉट वी इंटू क्या कर दिया मैंने, टी कर दिया, ये भी वर्क डन का फार्मूला बन गया। ओके, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे है। पढ़ा होगा, याद करो। और उल्टा भी पढ़ा होगा कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे है, और अगर वो 90 डिग्री पे है तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। सो इफ dot product of two vectors is 0, that means they are perpendicular to each other, and if they are perpendicular to each other their dot product should be 0. अब सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो स्पीड ऐसे है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगना है। जब यहां पहुंच जाएगा स्पीड इधर हो जाएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगेगा। कहने का मतलब सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। एफ और वी के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। एफ और वी के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स वाले के केस में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो भैया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, यानी वर्क डन हमेशा 0 आएगा। वर्क डन श्योरली क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 आएगा। मैं क्या लिख रहा था कि अगर दो वेक्टर्स, ये पूरा कर दूं ना सेंटेंस अपना, कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब ये तो पूरा करना था ना, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही होगा। अब ये एफ और वी सेंट्रीपिटल फोर्स वाले केस में, बेटा सर्कुलर मोशन वाले केस में ही है कि एफ और वी के बीच में हमेशा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री है तो इनका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अगर वर्क डन बेटा 0 है तो वर्क डन ही नहीं हो रहा, तो स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती। स्पीड इंक्रीज करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। मुद्दे की बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो।
लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड नहीं इंक्रीज कर सकता, सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड नहीं इंक्रीज कर सकता, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, दोनों दे कांट increase speed, they can change only direction, they can't increase speed, they can change only direction. तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन ये दोनों स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये नहीं स्पीड इंक्रीज कर सकते। स्पीड इंक्रीज करने के लिए कोई और एक्सेलरेशन चाहिए होगी, अब उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म वाला मोशन है तो उसमें क्या लगेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगी, तो जाके नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन में अगर, ध्यान से सुनना हमारी बात को, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अंदर की ओर लगती है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट पर टेंजेंशियली भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो और उसके कारण एक्सेलरेशन लग रही हो, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड में भी क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड में भी चेंज आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है जी, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो किस में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। अब अगली बात, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसके पास ओवरऑल एक्सेलरेशन, सिर्फ ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ ए सी है, लेकिन यहां पर जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो AC प्लस AT है, नेट है ना। AC जो है वो उसको घुमा रही है, जो AT है टेंजेंशियल, वो उसकी स्पीड भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन AC प्लस AT है, लेकिन भैया दोनों है वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इनको ऐसे नहीं जोड़ देना है AC प्लस AT, इनको जोड़ते वक्त वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब वेक्टर सम करते हैं तो हम चेक करते हैं AC और AT दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो जो ओवरऑल एक्सेलरेशन लग रही है वो लग रही है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ओके, इट इज AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये होगी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अब बात सुनना कि जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, स्टार्टिंग में हमने एक थीटा, एक ओमेगा और एक अल्फा डिस्कस किया। थीटा क्या था जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा था एंगुलर स्पीड और अल्फा था एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बेटा अगर नॉन यूनिफॉर्म वाला है ना, नॉन यूनिफॉर्म वाला, तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। अगर वो यूनिफॉर्म है तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी जीरो होगी। तो बेटा अभी तक हमने जो बात की है उसमें सबसे मेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई बेटा, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन x इक्वल टू आर थीटा। अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी तो साथ में होगी, उसके बीच में रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा आर, याद रखनी है बेटा, बहुत काम आएंगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, और जो आपकी
लीनियर एक्सेलरेशन होती है ए, इनके बीच में रिलेशन है ए इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। बाकी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कई बातें की। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन भी हमने ड्राइव भी करनी है। एक बात यहां पर नोट करने वाली ओमेगा के बारे में, बेटा जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे ना आपको, तो ओमेगा की यूनिट कई बार ना उसने आरपीएम दी होती है, यानी रोटेशंस पर मिनट। मतलब जो ओमेगा की प्रैक्टिकली जो यूनिट चलती है, प्रैक्टिकली दैट इज आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट। एक मिनट में कितनी रोटेशंस हो रही है। लेकिन इसकी ऐसा यूनिट जो है वो तो रेडियन पर सेकेंड ही है। तो जब भी कभी आरपीएम में दिया हो, इसको पहले आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहिए या करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, सिंपल है बेटा, ओमेगा दे रखी है उसने आरपीएम में, यानी नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, लेकिन हमें इसको करना है रेडियन पर सेकेंड में। अब नंबर ऑफ रोटेशन, एक रोटेशन में वो कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। एक रोटेशन में कितना करेगा, 2 पाई रेडियंस। और यहां पे पर सेकेंड नहीं क्या दे रखा है, पर मिनट दे रखा है, यानी वो 60 सेकेंड में एक रोटेशन करता है, 60 सेकेंड्स में एक रोटेशन करता है, यानी 60 सेकेंड्स में कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई रेडियन। यानी एक सेकेंड में कितना करेगा, 2 पाई बाय 60 रेडियन। ओके, अगर वो एक सेकेंड में, सॉरी एक मिनट में, पर मिनट दे रखा ना, एक रोटेशन करता है, तो 60 सेकेंड्स में कितनी एक रोटेशन कर रहा है, यानी कितना एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई रेडियन। यानी एक सेकेंड में कितना कर रहा है, 2 पाई बाय 60 रेडियन। यानी मैं कह सकता हूं कि इट इज कवरिंग 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। अगर वो एक मिनट में एक रोटेशन करता है, 1 रोटेशन पर मिनट है, तो उसका मतलब है 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड है। अगर 2 रोटेशन पर मिनट होती तो ये होता 2 इंटू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। अगर n रोटेशंस पर मिनट दे रखा होता, n रोटेशंस पर मिनट दे रखा होता, तो फिर हम कहते कि n इंटू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। कहने का मतलब कि अगर कभी भी दे रखा हो n रोटेशंस पर मिनट, 5 रोटेशंस पर मिनट, 6 रोटेशंस पर मिनट, तो आरपीएम में दे रखा होगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा जी। अगर आपको दे रखा हो 20 रोटेशंस पर मिनट, 20 आरपीएम दे रखा है, लेकिन उसको तो यूज नहीं करोगे ना, यूज तो आपको ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा भाई। ऐसा यूनिट में जब करोगे तो ये बन जाएगा, जितना भी दे रखा होगा 20 दे रखा होगा, उसको 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल टाइप चीज, हेडिंग डाल लेना, एक्सप्रेशन फॉर, ये ऐसे आर्टिकल ही आ जाता है यार, छोटा है पर इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बेटा अगली बात आ गई, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वैसे तो हमने ड्राइव करी थी, क्या आई थी एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इट वाज v स्क्वायर बाय r। तो जो v स्क्वायर बाय r आ गई थी, उसी को एक बार क्या कर देते हैं, डिराइव कर देते हैं। सिंपल सी कहानी है, हेडिंग डाल लेना, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। v स्क्वायर बाय r ही हमने क्या करना है, डिराइव करना है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, फिर वही पुरानी बात, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। तो मान लो बेटा जी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में
चल रहा है। ओके जी, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जी। ओके, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कम से कम क्या रखने जा रहे हैं हम? इसकी कांस्टेंट रखने जा रहे हैं। आर इसका क्या हो जाएगा जी? रेडियस हो जाएगा। तो मान लेते हैं पहले अपना ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। रेडियस इसका क्या हो गया? आर हो गया। इस वक्त इसकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, ये इसकी वेलोसिटी, ध्यान देना बस। इस वक्त इसको P मान लो। कुछ देर बाद ये यहां पहुंच जाता है। कहां पर? Q पर। अब जब ये Q पे पहुंचा तो समझो स्पीड में तो इसकी बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पहुंच गया, बट इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि डायरेक्शन पलट गई ना। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर हो गई, तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे भाई। फर्क किस में पड़ा? डायरेक्शन में पड़ गया। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये वेलोसिटी है, यहां मैंने इसको लिखा v1, ये हो गई v2 के, ये कुछ देर बाद की स्थिति है। v1 और जो v2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम ही रख लो। तो स्थिति ये कि ये P से Q पहुंच जाता है। इस दौरान जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है PQ हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है दैट इज PQ। मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है PQ है, रेडियस इसका R है, ये O हो गया, और इस दौरान इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो थीटा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा। लेकिन बेटा ये मैंने शो बड़ा किया, लेकिन इसको थीटा नहीं, मैं डी थीटा लिखूंगा। डी थीटा से वो बाद में जब एक्सप्रेशन आनी होती है ना, डी थीटा बाय डी टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सही रहेगा। ये शो बड़ा किया मैंने, अब वो तो बड़ा ही करना था ना ताकि बोर्ड पे सही से दिखे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं एंगल को ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एंगल कवर किया डी थीटा। तो यहां से यहां तक चलते चलते जो एंगल कवर हुआ है मान लो दैट इज इक्वल टू डी थीटा। एंगल किसके इक्वल आ गया? डी थीटा के। यहां से यहां तक चलते चलते जो डिस्प्लेसमेंट हुई है पी क्यू, लेट दैट इज इक्वल टू डी आर। जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको क्या लिख लिया? डी आर। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको क्या लिख लिया हमने? डी थीटा। पी से क्यू तक जाने का टाइम मान लो डी टी है, P से Q तक जाने का टाइम मान लो dt है। तो ओवरऑल मोशन P से Q तक हुआ, इस दौरान जो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तो हो गई डी थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगी डी आर, और इस दौरान जो टाइम टेकन है वो मान लो dt। तो ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे हुआ। वेलोसिटी v1 से v2 हो गई है। वेलोसिटी v1 से क्या हो गई? v2 हो गई। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है इस टाइम dt में भाई क्या क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट dr हो गई, ये d थीटा हो गई, और जो चेंज इन वेलोसिटी, बेटा देखो
चेंज इन स्पीड पूछोगे तो 0 है, स्पीड नहीं ना चेंज हो रही। लेकिन अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछोगे तो वो तो है ना कुछ, इट इज v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट इज v2 माइनस v1, जिसको डेल्टा v या dv लिख देंगे हम। डेल्टा v भी लिख सकते हो, ज्यादा छोटा हो जाए तो dv। हम अब dv से कर रहे हैं, जो भी हम करते होते हैं d के हिसाब से करते होते हैं। ओके बढ़िया, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। v2 माइनस v1 इक्वल टू dv। तो p से q तक जाते जाते टाइम लगा dt, डिस्प्लेसमेंट हुई dr, और एंगल कितना कवर हुआ d थीटा। अब ध्यान से सुनना, हम क्या करने जा रहे हैं, इस ट्रायंगल को नीचे रिक्रिएट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से। इनिशियली वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी। अगर मैं इसको इसके पैरेलल यहां पे लिख दूं, ये थी भाई इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। मैंने बोला हुआ वेक्टर को इसके पैरेलल मूव कर सकते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको बिल्कुल इसके पैरेलल शिफ्ट किया तो ये हो गई v1। समझो बात को, इसको बिल्कुल इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो यहां पे भी अब मैं ये ट्रायंगल, अगर ये एंगल डी थीटा है, ध्यान से सुनना, मैं इस एंगल को, ये पॉइंट Q है, इस एंगल को भी डी थीटा लिखने जा रहा हूं। अब ज्योमेट्री नहीं लगानी, ये ज्योमेट्री से नहीं आएगा डी थीटा, यहां लॉजिक लगना है। लॉजिक ये लगना है कि यहां से यहां तक जाते जाते, इस पॉइंट से यहां तक जाते जाते कितना एंगल कवर हुआ डी थीटा। यहां से यहां तक जाते जाते कितना एंगल कवर हुआ डी थीटा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो ये पहले r1 था, डिस्प्लेसमेंट ने कितना एंगल कवर किया डी थीटा। और अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो उतनी एंगल, उतनी देर में, जितनी देर में डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है डी थीटा, उतनी देर में वेलोसिटी भी तो देखो पहले इधर थी। जब डिस्प्लेसमेंट इधर थी तो वेलोसिटी इधर थी। इसने एंगल डी थीटा कवर किया, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है। उसी टाइम में वेलोसिटी जो है v1 से v2 हो गई है, तो v1 से v2 तक जाने का एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा, डी थीटा ही होगा। समझो बात को। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में टर्म्स में बात करूं तो ये है, ये तो रेडियस हो गया, चलो ये रेडियस है। अगर मैं OP को इनिशियल पोजीशन वेक्टर मानूं और OQ को फाइनल पोजीशन वेक्टर मानूं, तो OP से PQ बनते बनते एंगल कितना कवर हुआ डी थीटा। जब ये OP था, वेलोसिटी ये थी, v1 थी। जब ये पोजीशन वेक्टर यहां पे था तो वेलोसिटी इधर को जा रही थी। जब ये PQ बन गया तो वेलोसिटी v2 हो गई। तो OP से PQ बनना मतलब v1 से v2 बनना है। OP से PQ बना, v1 से v2 बना। अगर इस दौरान डी थीटा कवर हुआ तो v1 से v2 बनते बनते भी एंगल कितना कवर हुआ होगा डी थीटा कवर हुआ होगा। तो v1 से भाई v2 बनते बनते भी एंगल कितना कवर हुआ होगा डी थीटा ही कवर हुआ होगा। मैं इस चीज को दोबारा यहां पे क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये v1 है, ये v2 है, और ये एंगल क्या आएगा डी थीटा आएगा। तो भैया कंसेप्ट ये है कि OP से PQ बनते बनते, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाते जाते एंगल कवर हुआ डी थीटा। तो v1 से v2 बनते बनते भी क्या कवर हुआ होगा डी थीटा कवर होगा। यहां पे ये लिखा होता है किताबों में डी थीटा, समझ में नहीं लगता कि कौन सी ज्योमेट्री लगा के उसने डी थीटा कर दिया। ज्योमेट्री नहीं, यहां पे लॉजिक लगता है कि क्यों ये वाला एंगल भी डी थीटा ही लेना है। ओके, ध्यान से सुनना, ये v1 है, ये v2 है। अगर मैं
ट्रायंगल लॉ लगाऊं, ट्रायंगल लॉ, अगर मैं क्या लगाऊं, ट्रायंगल लॉ आपके सामने ही है इस फिगर में, अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो ये पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर कंटिन्यूटी में है, तीसरा वेक्टर उल्टा है, ये v1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पता नहीं अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखते हैं इसको। वैसे मान लो कुछ आर्बिट्रेरी z मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप कहते हो z वेक्टर मान लो, ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन v1 प्लस z वेक्टर, v1 प्लस z वेक्टर किसके इक्वल आएगा, v2 वेक्टर के इक्वल आएगा कि नहीं, ये पहला ये दूसरा सेम ऑर्डर में, ये ऑपोजिट ऑर्डर में, तो इस हिसाब से देखना जो z वेक्टर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, v2 माइनस v1 के। समझो यार बात को, औखी डेरिवेशन थी, कोई शक नहीं है इसमें। फर्स्ट वेक्टर a, सेकंड वेक्टर b टेकन इन सेम ऑर्डर, उसका नाम मैंने v1 रखा था, इसका नाम रखा था z। ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू आर, देखो r रिजल्टेंट है, तो a प्लस बी इक्वल टू आर की जगह v2 आ गया, इसको जब मैंने सॉल्व किया v2 माइनस v1 आ गया, लेकिन इससे क्या प्रूव हो गया कि जो v2 माइनस v1 है वो तो चेंज इन वेलोसिटी होती है। दैट मीन्स ये जो z वेक्टर है ना, ये किसके इक्वल है, ये चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी जो कि v2 माइनस v1 होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर, जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। वो जो z जिसका मैंने नाम रख दिया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शायद समझ में लगा होगा। तो सिचुएशन ये कि OP इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, OP, OQ फाइनल पोजीशन वेक्टर है, R2 बोल देते हैं। ये R1 से R2 हुआ, R1 से R2 हुआ, OP से PQ मतलब पोजीशन वेक्टर R1 से क्या हुआ, R2 हुआ, एंगल कवर हुआ d थीटा। उसी दौरान ये V1 से V2 हो गया, एंगल कवर हुआ d थीटा। सिचुएशन तुम्हारे सामने है। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन सा, OPQ, ओके, और ये जो मैंने बनाया है ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। ये चीज ऐसे होगी ना, R1 से R2 हो गया और ये V1 से V2 हो गया, ये V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। तो ध्यान से समझना, अगर मैं V1 देखूं, ये V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, R1 वेक्टर है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये R1 से R2 हुआ, वो V1 से V2 हुआ, तो ये V1 है, ये R1 है, ऐसे आए हैं। ये चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा फिर, R2 को। तो ये R1 से R2 हो गया बेटा। जैसे ये V1 से V2 हुआ, ये चेंज इन वेलोसिटी है, वैसे ये R1 से R2 हुआ, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गई dr। फिर से समझ लो भाई एक बार, डिफिकल्ट वाला काम है, ये समझ में नहीं आता है, ये दोनों आमने सामने में ले आया वहां से निकाल कर। पॉइंट ये है कि पहले P पे था फिर Q पे पहुंच गए, P से Q जाते जाते पोजीशन वेक्टर में चेंज R1 टू R2 आया, R1 टू R2 आया, और इस दौरान एंगल कितना कवर हुआ है, d थीटा। P से Q जाते जाते वेलोसिटी V1 से V2 हो गई है। V1 से V2 होने का मतलब
उसी टाइम में एंगल कितना कवर हुआ, डी थीटा। अब ये डी थीटा क्यों आया, ये तो मैंने अज्यूम किया था R1 से R2 डी थीटा, ये क्यों आया वो लॉजिक लगा कर आया। अब खत्म कहानी। ये R1 को रिप्रेजेंट कर रही है R2 को, ये R2 माइनस R1 को, यानी डिस्प्लेसमेंट को। ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, R2 माइनस R1 को, यानी डिस्प्लेसमेंट को। इधर ये V2 माइनस V1 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को। अगर ये समझ में लग गया हो, अगर ये समझ में लग गया हो तो इसके बाद कुछ नहीं है, लिखने में ज्यादा नहीं है, बस समझने वाली बात ही होती है इसमें। तो इसके बाद इसमें कुछ नहीं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या कर देना है, सिमिलर प्रूव कर देना है बेटा। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या प्रूव हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो नाउ as the triangles shown below are similar, क्योंकि ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या करना है, सेम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसकी कौन कौन सी ले लोगे, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। तो मैंने लिखा ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली ये V1 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, V के इक्वल है। मैग्नीट्यूड V1 और V2 का आपस में क्या था, V ही था, V1 को रिप्रेजेंट कर रही है। लेंथ इसकी V है, लेंथ इसकी भी V है। ऐसे ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल, लेकिन इसकी लेंथ देखोगे तो R ही है, इसकी लेंथ देखो तो क्या है, R ही है, क्योंकि R1 बेटा R के इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है, R के इक्वल है ना। अगर वेक्टर में देखोगे भैया तो R1 R2 अलग अलग चीज है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड R ही है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो V1 V2 अलग अलग चीज है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, V है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, R है। हाँ, डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दो तो अलग अलग चीज है, लेकिन जब सिमिलर प्रूव करके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हैं तब तो सिर्फ लेंथ ले रहे हैं ना। तो लेंथ के हिसाब से मैंने इसकी लेंथ ली V, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम कर रहा हूं, V बाय R, V बाय R इज इक्वल टू, यार ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड ये ले ली, इज इक्वल टू दूसरी साइड इसकी क्या ले रहा हूं फिर, ये वाली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, dV, और इधर से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, dr। यहां तक पहुंचना है, उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी थी भाई। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम किया, ये V बाय R इक्वल टू क्या आ गया, dV बाय dr आ गया। अब इसको अगर मैं यहां V लिख लूं, यहां पे R रहने दूं, dt से मल्टीप्लाई, और dt से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। इस एक्सप्रेशन को dt से मल्टीप्लाई, dt से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा dv बाई dr, तो था ही, साथ में क्या आ जाएगा dt, यहां पे भी क्या हो जाएगा dt, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बन गया v बाई r। इसको मैंने मिला दिया तो ये बना dv बाई dt, देखो इन दोनों को मिलाया, ये बन गया dv बाई dt, और ये नीचे आकर क्या लिखा जा सकता है, dr बाई dt। चेक कर लेना भैया, v बाई r इज इक्वल टू dv बाई dt, यानी कि एक्सेलरेशन dr बाई dt, यानी कि वेलोसिटी पता ही है तुम्हें, dv बाई dt यानी कि तभी मैंने स्टार्टिंग से चलते रखना d के फॉर्म में रखा सबको, dv dt, डेल्टा नहीं इन्वॉल्व कराया, ताकि सीधे रिजल्ट फिर हम शुरू से dv dt के फॉर्म में चल रहे हैं ना। तो v बाय r बेटा हो गया a बाय v, ये बन गया a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, यानी जो एक्सेलरेशन इस पे लग रही है ना, लग रही है, हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन है। अब यूनिफॉर्म मोशन होने के बावजूद भी इस पे एक्सेलरेशन है, जो कि कितनी है, v स्क्वायर बाय r है, पहले भी हमने बता दी थी एक्सप्रेशन। तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं फिर हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन भी होगा तो भी उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी। यहीं से बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। F इक्वल टू होता है ma। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी v²/r। अगर इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। यहीं से क्या बन सकता है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी बन सकता है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई m इंटू v²/r। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली किया जा सकता है। नोट कीजिए इसको। हाँ जी बेटा, तो सर्कुलर मोशन में यार हो गया लगभग, लेकिन इसको ढंग से कर लेना। ये आपकी काइनेमेटिक्स की लास्ट स्टेज थी। आमतौर पे क्या होता है, इसको उस शिद्दत से नहीं करते बच्चे। काइनेमेटिक्स करते करते इतना टाइम हो चुका होता है कि कहते हैं अब नया चैप्टर शुरू कराओ जी, नया चैप्टर। लेकिन बेटा लास्ट वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना चलते चलते। एक वैसी प्रैक्टिस के लिए एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, बाकी आप अपनी असाइनमेंट में से कवर अप करना, डाउट वाउट पूछ लेना। तो जैसे मैंने बोला, एक फ्लाई व्हील इज मेकिंग रोटेशन एट 60 आरपीएम, कैलकुलेट द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स रिम। रेडियस दे रखा है 3 मीटर। बेटा आमतौर पे नहीं है, फ्लाई व्हील कई सर्कुलर मोशन में कई बार क्वेश्चन आता है। फ्लाई व्हील बेटा एक सर्कुलर शेप का एक व्हील होता है, उसमें बस ये लगा लो फिजिक्स लैब्स में ना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए एक स्पेशल व्हील होता है, फ्लाई व्हील। उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी देर तक घूमता रहता है। लैब्स में जाओगे ना कभी कॉलेज की लैब्स में, तो वहाँ पे एज ए एक्सपेरिमेंट फिजिक्स लैब्स में फ्लाई व्हील लगे होते हैं। तो उसने फ्लाई व्हील का एग्जाम्पल दे दिया, बस आप समझ लो एक व्हील है यार ये। तो फ्लाई व्हील है एक, उसका कुछ ना कुछ रोटेशन है। उसने बोल रहा है इट इज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम। उसने इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे दी 60 आरपीएम। कह रहा है इसकी रिम की किसी भी इंस्टेंट पे क्या चाहिए मुझे? लीनियर स्पीड चाहिए। और रेडियस कितना दे रखा है? 3 मीटर। रेडियस 3 मीटर। अब कुछ दिक्कत नहीं है, हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर होता है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगले ने ओमेगा भी दे रखा है, आर भी दे रखा है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओमेगा दे रखा है ना, वो दे रखा है रेडियन पर सेकंड में नहीं दे रखा, उसने आरपीएम में दे रखा है। और हमने बताया था आपको कि इसकी यूनिट किस में रखनी है, फिर रेडियन पर सेकंड में रखनी है, और वो भी कन्वर्ट करना बताया था। कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर 60 आरपीएम दे रखा है तो इसको 60 को 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 2π रेडियन पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 2π रेडियन पर सेकंड। भैया रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी तो वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा की जगह पुट कर दें, अब 2π रेडियस की जगह पुट कर दें 3, तो कितना आ जाएगा? 6π मीटर पर सेकंड। पाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? 3.14 पुट कर देना, अपने आप आंसर आता रहेगा। वैसे ही बेटा फार्मूला रिवाइज करने के लिए करवाया जा रहा है आपको। एक और क्वेश्चन देखो, कहते द मून इज अबाउट 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि जो चंदा मामा है वो धरती माता से कितनी दूर है? 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये है धरती मैया और ये चंदा मामा, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कह रहा इट टेक्स अबाउट 27 डेज फॉर कंप्लीटिंग द ऑर्बिट अराउंड अर्थ। कह रहे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? लगभग 27 दिन, 27 डेज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मून इन किलोमीटर पर डे। क्या कैलकुलेट करनी है? मून की स्पीड कैलकुलेट करनी है, मीटर पर सेकंड में नहीं, उसने बोल ही रखा है किलोमीटर पर डे में ही कैलकुलेट करनी है। किलोमीटर पर डे में ही कैलकुलेट करनी है। बेटा हमने जो डिस्कशन की उसमें टाइम पीरियड नहीं वर्ड यूज किया, फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं यूज किया। वो भी बता देते हैं कि यार जब भी, इसमें तो खैर इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही बता देते हैं, जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक जी वेलोसिटी है, एक जी एक्सेलरेशन हो सकती है, एक क्या हो सकता है उसकी डिस्प्लेसमेंट।
साथ में हमने बोला था एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अब बेटा सर्कुलर मोशन होगा तो एक नया कंसेप्ट और है, टाइम पीरियड भी हो सकता है। अब टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी सर्कुलर मोशन का? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। तो एक टाइम पीरियड का कंसेप्ट आएगा, एक बेटा और कंसेप्ट आएगा जिसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकेंड। तो एक टाइम पीरियड भी आया करेगा, कैपिटल टी से नोट करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी भी आया करेगी कि नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस पर सेकेंड, इनमें आपस में रिलेशन भी आया करेगी कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है या फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। फिलहाल उसने वो जो दे रखा था ना, टाइम पीरियड दे रखा था, इसलिए मुझे याद आ गया कि टाइम पीरियड भी बोल देना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, वो कह रहा है कि क्या कैलकुलेट करनी है इसकी? वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी उसने बोला सिंपल, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन मेरे भाई। अब वेलोसिटी अगर ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, इफ इट कंप्लीट्स वन राउंड, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर सर्कुलर पाथ में भैया, चंदा मामा सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो एक पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 2 पाई आर, आर रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब ये ऐसे घूम रहे हैं ना, तो मतलब आर दे रखा है ना, वो जो डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में वो किसका रोल प्ले कर जाएगा? आर का रोल प्ले कर जाएगा। तो यहां पे 2 पाई आर हो जाएगा। टाइम अगले ने दे रखा है, कितना दे रखा है? 27 डेज। वो कह रहा है कि आंसर उसको किलोमीटर पर डे में चाहिए। तो मतलब डे को सेकंड वेकेंड में कन्वर्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये 27 डेज हो गया। यहां पे क्या पुट कर दो? 2 पाई आर। आर कितना दे रखा था? 3.8 इंटू 10⁵। साफ साफ किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। ये 27 साथ साथ किस में दिया हुआ है? डेज में। तो इसको 2 पाई इंटू 3.8 इंटू 10⁵, नीचे 27, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर किलोमीटर पर डे में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल अभी और करोगे बेटा, आप खूब जम के करने हैं इस पे न्यूमेरिकल्स। ये तो बस मैं थोड़ी सी क्या करा देता हूं बीच में, स्टार्टिंग करा देता हूं एक बार। चलते चलते एक और क्वेश्चन देखो भैया, फिर इसका आंसर आ जाएगा, देख लेना। अ कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर। एक कार है जिसने राउंड टर्न लिया जिसका रेडियस 50 मीटर था। तो एक कार टेक्स अ टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर with a velocity of 36 km per hour, with a velocity of 36 km per hour। ओके जी, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करनी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो मजाक हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v²/r होती है। v गिवन है, r गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मगर वेलोसिटी किसमें गिवन है? किलोमीटर पर आवर में। ये किसमें गिवन है? मीटर में। तो इसको यहां तो देखो भैया, इस क्वेश्चन में तो साफ साफ बोल रहा था मुझे चाहिए वेलोसिटी इन किलोमीटर पर डे, लेकिन जब तक बोले ना तब तक तो हम एसआई में रखेंगे ना। तो यहां तो एसआई में रखना पड़ेगा। एसआई में रखने के लिए बेटे 36 किलोमीटर पर आवर है, आपको पता है। इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये बन जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कर लेना, v की जगह वैल्यू पुट कर दो, r दे ही रखा है यार। अब इसमें क्या है, कर लेना, कर लेना। आंखों के सामने से एक बार फार्मूले चलाने जरूरी थे। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ये कहता है बॉल इज व्हील्ड अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक बॉल को सर्कुलर पाथ में घुमाया गया है जिसका रेडियस कितना है? 2 मीटर है। द बॉल इज व्हील्ड अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। द बॉल मेक्स 5 revolutions in 8 seconds। 5 revolution 8 seconds। कैलकुलेट 5
रेवोल्यूशंस इन 8 सेकेंड्स, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे दी, 5 रेवोल्यूशंस इन 8 सेकेंड्स, मतलब 5 इंटू, एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, तो क्या होगी 5 इंटू 2 पाई रेडियंस इन 8 सेकेंड्स, 5 इंटू 2 पाई रेडियन इन 8 सेकेंड, तो ओमेगा कितनी आ गई बेटा, 5 इंटू 2 पाई बाय 8 रेडियंस इन 1 सेकेंड्स, यानी ये आ गई रेडियन पर सेकेंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी। चेक कर लेना भाई, 5 आरपीएम भी नहीं दे रखा था, आरपीएम होता मैं सीधा 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देता है इसको। 5 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन इन 8 सेकेंड था, 8 से डिवाइड कर दो तो पर सेकेंड आ जाएगी, ये आ जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। मांग क्या रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, इधर देखो, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट है, वहीं से उठा लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है v² r, लेकिन यहां तो v नहीं दे रखी, यहां पे क्या आ रही है, ओमेगा आ रही है, तो यार अपने आप ओमेगा से v भी तो निकल ही जाएगी, या डायरेक्ट ही फार्मूला बना के रख लो, a = v² r, v की जगह ओमेगा r पुट कर दो, ये बन जाएगा ओमेगा² r बन जाएगा। चेक कर लो, r² ऊपर आया, एक r कट जाएगा, बन जाएगा ओमेगा² इंटू r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फार्मूले याद कर लो यार, या तो v² r याद कर लो, यहां याद कर लो v² r, यहां याद कर लो ओमेगा² इंटू r, दोनों में से जो आए वो लगा दिया करो, दोनों में से जो भी आए भाई वो लगा दिया करो। ओमेगा दिया हो तो ओमेगा लगा दिया, v दिया हो तो v लगा दिया। तो बेटा जी अगर थ्योरी वाइज पूछते हो, क्या पूछते हो जी, थ्योरी वाइज पूछते हो तो काइनेमेटिक्स खत्म कर दिया, बस अब थोड़ा सा वर्कआउट जो आपके 1-2 दिन न्यूमेरिकल्स करनी है वो कर लो, उसके डाउट स्लॉट्स पूछ लेना। तो काइनेमेटिक्स हमने खत्म किया, बड़ी मेहनत लगी भाई, 7 लेक्चर थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर्स, ये तो आपके किसके लग गए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। उसके बाद 6 लेक्चर्स में क्या आया आपका, वेक्टर वेक्टर खत्म हुआ है, तो 7 से 13 हो गए। उसके बाद प्रोजेक्टाइल के हो गए 3-4, और 2-3 इसके हो गए, 2 हुए मेरे ख्याल से, इसके 2 ही लगेंगे। तो कुल मिला के यार 16-17 लेक्चर्स लग गए। अब 16-17 लेक्चर्स का मतलब 1 महीने से ऊपर, क्योंकि बीच में फिर आपकी लाइव क्लासेस भी आती हैं, ये तो वीडियो क्लासेस हैं, और ऊपर से वीडियो क्लासेस भी आपकी 1.25 घंटे 1.5 घंटे की जाके बनती हैं। तो अच्छा खासा टाइम लगा, बट अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो आपका बेस बन जाएगा बेटा। काइनेमेटिक्स में इतनी चीजें आती हैं, वेक्टर्स आ जाता है, पूरा का पूरा बेस वेक्टर बनाता है। तो अगर काइनेमेटिक्स बच्चा ढंग से कर ले तो आने वाले चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिलहाल खैर इसमें 1 आधा दिन और लग जाएगा न्यूमेरिकल वगैरह करते वक्त, इतना टाइम चाहिए। उसके बाद फिर हम 2-4 दिन में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फोर्स स्टार्ट करने से पहले अपना सारा का सारा पुराना काम कवर अप करके रख लो बेटा।